भाजपच्या गोटातून प्रतिक्रिया यायला सुरुवात झालेली आहे। महाराष्ट्र विधानसभेचे 288 जागांचे कल आणि निकाल आता जवळपास सगळ्यांच्या समोर आहेत। महायुतीनं निर्विवाद सत्ता महाराष्ट्रामध्ये स्थापन करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकलेलं आहे। आता चर्चा प्रामुख्याने ही आहे की मुख्यमंत्री कोण होणार, पण महाराष्ट्राचे हे निकाल जसे विरोधकांसाठी आश्चर्यकारक आहेत तितकेच सत्ताधाऱ्यांसाठी सुद्धा काही प्रमाणावर आश्चर्यकारक आहे। आणि याचं मोठं कारण आहे की सत्ताधाऱ्यांना मिळालेली मोठी जागांची आघाडी। या सगळ्याचा विचार करता महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचं विश्लेषण कसं करता येईल, वेगवेगळ्या पातळ्यांवर वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर या सगळ्याचं विश्लेषण सुरू आहे। आणि आता महाराष्ट्राची निवडणूक ज्यांनी अत्यंत जवळून बघितली, एनडीटीव्ही नेटवर्कचे मुख्य संपादक संजय पुगलिया आमच्या सोबत आहेत। या निवडणुकीचं वैशिष्ट्य तर ते आपल्याला सांगतीलच, त्यांच्या अनुभवातून त्यांनी पाहिलेली ही निवडणूक वेगळी कशा अर्थाने ठरली हेही ते सांगणार आहेत। पण त्याचबरोबर कोणते असे मुद्दे होते जे महाविकास आघाडीच्या विरोधात गेले आणि कोणते मुद्दे होते ज्यांचा महायुतीला विजयासाठी मोठा फायदा झाला, हे आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत। सर, बहुत बहुत स्वागत इस स्पेशल शो में आपका। बहुत शुक्रिया। आज एनडीटीवी मराठी पर मैं पहली बार लाइव कमेंट्री के लिए आप लोगों के साथ बैठ रहा हूं, और वो भी महाराष्ट्र की ऐतिहासिक वर्डिक्ट है उसके बारे में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद सुद्धा माझ्या सोबत है, विनोद भी अपने साथ है। मेरा पहला सवाल तो आपको ये रहेगा कि हम पिछले कई दिनों से इनफॉर्मल चर्चा भी कर रहे हैं इस पूरे इलेक्शन के बारे में। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था, हर कोई अपने अपने प्रेडिक्शंस बता रहा था, पर शायद ही आज के जो आंकड़े आए हैं वहां तक कोई भी प्रेडिक्शंस पहुंच पाया। बिल्कुल सही है। ये चुनाव का जो रिजल्ट है वो वास्तव में कई कारणों से ऐतिहासिक है। बीजेपी की जो डोमिनेंट पार्टी बनने की एक मुराद थी वो कई सालों के बाद इस चैलेंजिंग चुनाव में पूरी हो गई है। मराठा वोट और गैर मराठा वोट को एक साथ लाने का असंभव काम भी उन्होंने करके दिखाया है। उनका स्ट्राइक रेट करीब करीब 85-90% का है सीटों के मामले में, और वोट शेयर करीब करीब जाएगा 50%। ये ऐतिहासिक है। आप ये सोचें कि शतरंज की जितनी चाल इन्होंने खेली, और जब खेली पिछले 2 साल में या 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति को कैसे डोमिनेट करना है या कैसे जीत के लाना है, उसमें उनकी हर चाल, हर स्ट्रेटजी और हर टैक्टिक्स कामयाब हुई है। शिंदे को तोड़ करके लाना, अजित पवार को साथ में लाना, शिंदे को प्राइमेसी देना, और उसके बाद ऐसे मुद्दे गढ़ना जिसमें एक तरफ विकास और दूसरी तरफ उससे भी बड़ा महिला वोट बैंक, ये जो था उन्होंने इनके लिए कमाल किया है। इस तरह की विजय की तो बीजेपी को खुद को भी उम्मीद नहीं थी, ये बात मैं आपको बता सकता हूं। तो इस चुनाव का जो सबसे बड़ा आउटकम है वो ये है कि लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र के मामले में एक एबरेशन था। वो आप पाएंगे कि इस बार सभी वर्गों के, हम लोग कह रहे थे कि पिछड़े वोट मिलेंगे क्या, दलित वोट मिलेंगे क्या, हिंदू दलित वोट संविधान के नाम पर चले गए थे उसका क्या होगा, वो सब वापस आते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। ये चुनाव स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स के लिए इस पूरे बीजेपी, मोदी, शाह, संघ, देवेंद्र फडणवीस, शिंदे, इन लोगों के काम करने के तरीके का पीएचडी का विषय होना चाहिए विपक्ष के लोगों को जो आज धूल चाट रहे हैं। संजय सर, एक सवाल यह है कि जिस तरह से बीजेपी को इस चुनाव में जीत की जरूरत थी, मगर इस जीत की वजह से कुछ सवाल भी खड़े हुए हैं। स्पेशली उनके जो दोस्त है शिंदे, उन्होंने अच्छी नंबर्स लाया है, और साथ में अजित पवार। बीजेपी इस तरह से उभर के आई है कि इस दोनों दोस्तों में से एक दोस्त काफी है उनको सरकार स्थापित करने के लिए, दूसरे दोस्त की उतनी जरूरत नहीं है। कुछ सवाल खड़े किए, ये जब मैं बोलता हूं तो इन दो दोस्तों का इसके बाद क्या हो सकता है? देखिए, बीजेपी जब बहुत बढ़िया से जीत के आती है तब भी वो गठबंधन का धर्म निभाने में जितनी जरूरत है वो सारा काम करती है। आप पाएंगे कि इन तीनों लोगों को वो लोग अच्छे से रखेंगे, गुड ह्यूमर में रखेंगे। मैं मानता हूं कि जरूरत नहीं है, इसीलिए दरअसल ये शिंदे को और अजित पवार को सोचना होगा कि बीजेपी के साथ बने रहने के लिए, विश्वास का संबंध बना के रखने के लिए वो क्या करें। बात बिल्कुल सही है कि अब शिंदे की उस तरह की जरूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी आप मान के चलिए लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करती है। उनका हमेशा था ना, आप सुनते थे ये महाराष्ट्र में सीनियर पार्टनर, जूनियर पार्टनर कौन है, अब वो डोमिनेंट सीनियर पार्टनर बन करके आई है। इसीलिए मुझे लगता नहीं है कि एलाइज के साथ उनकी कोई भी प्रकार की वेवलेंथ में कोई मिसमैच होगा, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला निकालेंगे।
अच्छे से पावर शेयर करेंगे, उसमें मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। ये जरूर है कि घटनाएं होती हैं, इससे हम संकेत पढ़ते हैं, उससे संकेत पढ़ते हैं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन ये इतनी बड़ी विजय है कि उसमें ये सारे सवाल गौण है, कुछ दिनों का सेंसेशन रहता है। मगर अभी जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि कुछ फॉर्मूला तय नहीं है सीएम के बारे में। एक तरह से बड़ा बयान उनका माना जा रहा है, बीजेपी को एक तरह से चैलेंज दिया जा रहा है। मैं ऐसा नहीं देखूंगा, उनका काम है वो पोस्चरिंग करें कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। अच्छा, ऐसा कर लेते हैं कि आधा आधा कार्यकाल बांट लेते हैं, मैं मुख्यमंत्री था, मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लाड़की बहना स्कीम को मैंने एक तरीके से पायलट किया, यह बात सही है, लेकिन यह सब बीजेपी की ही स्कीम थी। तो शिंदे का पोस्चर करना, बार्गेन करना बिल्कुल बनता है, वो बिल्कुल करेंगे और उनको करना भी चाहिए, ताकि पावर शेयर जब तक बीजेपी ठीक से नहीं करेगी तब तक अलायंस का धर्म निभेगा नहीं। लेकिन मुझे इसमें यह कहना है कि देखिए, ये ऐतिहासिक विजय बीजेपी के लिए क्यों है। हाईएस्ट एवर सीट्स है उनकी, तीसरी बार 100 के ऊपर का आंकड़ा इन्होंने क्रॉस किया है। 50% के वोट शेयर में अगर 30% का वोट शेयर बीजेपी का है तो यह हिस्टोरिक नंबर है। तो पब्लिक मैंडेट को आप ईमानदारी से डिकोड करेंगे तो सीएम का पहला हक तो बीजेपी का बनता है। उसमें आप कैसे कहोगे कि मैं जूनियर पार्टनर हूं इसलिए आप मुझे बनाइए क्योंकि मैं मुख्यमंत्री था, तो यह बहुत लॉजिकल नहीं है। इसमें मुझे लगता है शिंदे साहब को थोड़ा सा पीछे आना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, और वो भी खुशी से आएंगे। मगर बिहार में एक है कि तब की जरूरत, जब शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब की जरूरत, आज की जरूरत, तब के आंकड़े, आज के आंकड़े, तब की राजकीय परिस्थिति, आपकी आज के, इसमें बहुत सारे। लेकिन आपने जो कहा कि शिवसेना को वो अपने साथ रखेंगे, इसमें मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि हिंदुत्व का जब भी मुद्दा आता है तो बीजेपी ये चाहती है कि शायद वो मुद्दा हमारे पास रहे या फिर जो उस मुद्दे के साथ जा रहे वो हमारे साथ रहे। शिवसेना इसी तरह उनके साथ थी, और जैसे ही शिवसेना ने हिंदुत्व का मुद्दे से थोड़ी सी फरकत ले ली तो फिर एकनाथ शिंदे को उन्होंने साथ में ले लिया। मनसे की भी वही है, मनसे ने जैसे ही हिंदुत्व का मुद्दा उठाया वो बीजेपी के साथ जाते दिख रहे थे। तो क्या ये मुद्दा है जो शिवसेना को और बीजेपी को साथ बांधे रखेगा आगे भी? मैं समझता हूं कि आपका एनालिसिस बिल्कुल सही है, ये लोग बिल्कुल साथ बने रहेंगे और उनको मालूम है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आगे सीमेंट करने के लिए उनके पास एक जगह और मिल गई है। क्योंकि इसके बाद क्या होता है, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां महानगर पालिकाएं बड़ी होती हैं, लोकल चुनाव भी बड़े होते हैं, तो सबका अपना अपना स्ट्रेंथ एरिया है, सबको अपने रीजनल कंसोलिडेशन करने पड़ेंगे। तो पावर में बने रहें और ये मोमेंटम मेंटेन कर पाएं, इसके लिए इन एलाइज में मुझे कोई बहुत दिक्कत नहीं आती है। एक ही बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें ऑन अ लाइटर वेन कि महाराष्ट्र की राजनीति अभी कैसे भी आप शेप कर लीजिए, पवार तो उसमें रहेगा ही। एक तरह से ये जो मैंडेट आया है, आप सोचते कि क्योंकि बीच में जिस तरह से फडणवीस जी ने बयान किया था कि हाँ मैंने ये पार्टियां तोड़ी है, उनको एक सबक सिखाना जरूरी था, इसके लिए मैंने ये किया, उसके विषय में ऐसे कहा जाता था कि लोग इस तरह से बीजेपी को देख रहे हैं कि ये पार्टी तोड़ने वाली पार्टी है। मगर जिस तरह से मैंडेट आया है उससे आपको लगता है कि जनता ने अभी नकार दिया है, बीजेपी को माफ कर दिया? बिल्कुल। पॉलिटिक्स में देखिए ये तोड़ना फोड़ना क्या होता है, इट इज आर्ट ऑफ पॉसिबल एंड यू डू एवरीथिंग टू गेन पावर, दैट इज व्हाई यू आर इन पॉलिटिक्स। तो मुझे लगता है कि पब्लिक ने बिल्कुल, हम जो कहते थे ना कि तोड़ दिया, सरकार चोरी कर ली, हाईजैक कर लिया, इन सब बातों को नहीं माना गया। और सबसे बुरी बात क्या है, मैं इसके कुछ जो दूसरे पक्ष हैं उसको देखिए, हमने बीजेपी पर चर्चा की और अभी किस प्रकार का अलायंस बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी चर्चा की, लेकिन इस चुनाव का जो दूसरा सबसे बड़ा सबक है वो है कांग्रेस पार्टी के लिए। चुनाव कैसे हारें ये आप राहुल गांधी से सीखिए। उनकी कमेंट्री आपको क्या याद है, आप बताएं, आपको क्या याद है कि उन्होंने यहां की जनता से क्या वादा किया, ये आप सोच करके देखिए। एक मुद्दा जो कि सोशल मीडिया पर ट्रोल का मुद्दा था, तो जब लीडर ऑफ अपोजिशन अपने को ट्रोल बना ले, सिंगल मुद्दा पार्टी बना ले, पूरा मीडिया में उसकी सेंसेशन के कारण डोमिनेट करना चाहे और सोचे कि महाराष्ट्र में वो अच्छा कर लेगा, इससे बड़ा सबक नहीं हो सकता जो महाराष्ट्र ने सिखाया है। और वो ये है कि विदर्भ जो उनका गढ़ होता था, जहां संघ का मुख्यालय है, संघ कभी भी और बीजेपी कभी भी विदर्भ में ये डोमिनेंस नहीं बना पाई थी जो आज उन्होंने बना लिया है। तो कांग्रेस को हारने की कला इतने शानदार तरीके से आती है, ये इसका दूसरा उदाहरण है। वो झारखंड में भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार का लैकलस्टर, स्टैमर करने वाला, हकलाने वाला नेतृत्व लेकर के वो कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, उनकी टैक्टिक्स क्या थी, और चुनाव में जितना एफर्ट उन्होंने महाराष्ट्र में लगाया, क्या उतना या उससे ज्यादा उन्होंने वायनाड में नहीं लगाया? वायनाड जीता हुआ चुनाव था,
पूरा का पूरा कैडर अपने नेता को चेहरा दिखाने के लिए वहां पर बिजी था। इसीलिए मेरा यह मानना है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर है। ये कांग्रेस के ध्वस्त होने की खबर है। ये राहुल गांधी के नेतृत्व के ऑल राउंड फेल्योर का मैसेज है इसमें। और मैं पुराना कांग्रेस बीट रिपोर्टर हूं, इस नाते ये बात बहुत अधिकार के साथ कहना चाहता हूं और पोलाइटली कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जिस पॉलिटिक्स को परस्यू कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स षड्यंत्र की पॉलिटिक्स है, ट्रोल की पॉलिटिक्स है। इस पॉलिटिक्स का इलेक्टोरल कन्वर्जन नहीं है। दरअसल आज तो बीजेपी और संघ का नेतृत्व हो सकता है राहुल गांधी को बहुत बधाई दे रहा हो कि आप जो अडानी अंबानी कर रहे थे, आप सिंगल मुद्दे पर बने रहिए, उसमें आपको वोट नहीं मिल रहे हैं और हम ऐसी हिस्टोरिक लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आने वाले हैं। दूसरी तरफ आप उद्धव ठाकरे की हालत देखिए। बाला साहब ठाकरे की लिगेसी को उन्होंने कैसे निभाया, इसको समझने की कोशिश करिए। उनकी बातों में भी कर्कशपना था, एंटी डेवलपमेंट बात कर रहे थे, प्रांतवाद को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। अब यह कांग्रेस पार्टी क्या जा करके गुजरात में कैसे वोट मांगेगी, यह सोचने की कोशिश करिए। और यह बाला साहब ठाकरे अब के नाम पर कैसे उद्धव ठाकरे आगे की राजनीति करेंगे। 20-20 सीटों की पार्टी हो गई है महाराष्ट्र में। ऐसा जमींदोज इनको किया गया है और बीजेपी की चुनाव लड़ने की महारथ जो है उसकी वजह से किया गया है। और वो कोई सीक्रेट प्ले बुक थोड़ी है, वो सब पढ़ते हैं, सब जानते हैं। आप उसको कॉपी करते हैं, लेकिन कॉपी करते हैं तब तक 5 साल का आपका एक चुनाव निकल जाता है। तो ये चुनाव राहुल गांधी के पर्सनल फेल्योर की सबसे बड़ी मिसाल है, सबसे बड़ा सबूत है। और ये बहुत गंभीरता से ये बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, लोकतंत्र चलना चाहिए। बीजेपी का ऐसा डोमिनेंस किसको चाहिए? कोई पब्लिक नहीं चाहती है कि ऐसा डोमिनेंस हो। लेकिन अगर अपोजिशन ऐसी एंटी डेवलपमेंट, ऐसा एंटी नेशनल, ऐसा एंटी बिजनेस एंड नो प्रो पीपल क्या कर रहे हैं, उन्होंने 3,000 रुपए दिए, मैं 5,000 रुपए दे दूंगा, ये कोई पॉलिटिक्स होती है क्या? इसीलिए मेरा कहना है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी, अगर आप लोगों को यह लग रहा है मेरी बातों से कि भ्रम हो रहा हो कि कांग्रेस पार्टी जागेगी इस झटके के बाद भी, तो इसको भूल जाइए। क्योंकि जब तक राहुल गांधी का नेतृत्व है, कांग्रेस धराशायी होते रहेगी, इसी तरह से टूटते रहेगी। और आखिरी बात, 2029 अगर ये इस ट्रोल पॉलिटिक्स से लड़ना चाहते हैं तो भूल जाएं। कांग्रेस के प्रचार में जो एक बात दिख रही थी वो ये दिख रही थी कि कोई भी महाराष्ट्र व्यापी, जिसको आप पैन महाराष्ट्र कह सके, ऐसा मुद्दा लेने की वजह एजेंडा सेटिंग लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो मुद्दे कांग्रेस लाना चाहती थी वो पहले से तय किए गए थे और उन्हीं को कांग्रेस आगे लाना चाहती थी, पर बदकिस्मती महाराष्ट्र के लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब जनता से जुड़े सवाल भूल के कांग्रेस कुछ अलग सवाल उठा रही थी। वही प्रॉब्लम है ना कि जनता सोच क्या रही है। इनको पीपल पल्स का कुछ नहीं मालूम था ना। ये अगड़े पिछड़े की राजनीति नहीं समझ रहे थे, इलाकों की राजनीति नहीं समझ रहे थे। हमारे पत्रकार लौट करके सोया कपास को बड़ा मुद्दा बता रहे थे, कौन सा मुद्दा निकल करके आया? कोई रिजोनेंस था ही नहीं इनकी बातों का। क्या कह रहे थे? आप लोगों ने इतनी कमेंट्री की, आप लोग मुझे बताइए। मेरे इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों से लेना चाहता हूं। आपको कांग्रेस का कौन सा इशू याद है? कोई एक इशू याद है आपको जो पब्लिक में रिजोनेट करे? किस राज्य में? महाराष्ट्र, जहां पर की कांग्रेस मजबूत थी, जहां शरद पवार का साथ था। ये तो शरद पवार हैं, इसलिए आपको एक सेम्बलेंस ऑफ चुनाव लड़ने वाला फाइटिंग मोड थोड़ा सा नजर आया, वरना कांग्रेस की क्या हैसियत थी इस चुनाव में सामने आ गया है ना। उद्धव ठाकरे किस तरह से तितर बितर होकर बिखर करके पराजित हो गए हैं, सामने आ गया है ना। मेरा यही कहना है कि अगर आपका ऑब्सेशन कॉर्पोरेट दुश्मनी और एक ऐसी आवाज, अमेरिका का चुनाव, लिबरल अमेरिकन डेमोक्रेसी का हम एग्जांपल देते हैं, आपको दिख नहीं रहा वहां पर कि क्या बयार बह रही है, आमतौर पर पब्लिक क्या सोच रही है? आप अपनी पॉलिटिक्स को रीएडजस्ट नहीं करेंगे क्या? और चूंकि आप अपनी पॉलिटिक्स को रीएडजस्ट नहीं करेंगे तो ऐसा ही नतीजा आएगा जिसमें आप जमींदोज हो जाएंगे। इनको पब्लिक पल्स का कोई आइडिया ही नहीं है। ये सोशल मीडिया के ट्रोल को पॉलिटिक्स समझते हैं और सोशल मीडिया के ट्रोल में ये जब तक फंसे रहेंगे, कांग्रेस पार्टी का भविष्य अत्यंत ही अंधकारमय है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सोचिए, ये बैठ करके ब्लैक बोर्ड लेकर के अपने प्रवक्ता के साथ जब इनको चुनाव प्रचार में गली मोहल्ले में घूमना चाहिए तो वहां बैठ करके कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का, जैसे नहीं होता व्हाइट बोर्ड पर कोई बड़ा स्ट्रेटजिस्ट अपने को समझ रहा है, बैठ करके कोई डिजाइन बना रहा है, उस प्रकार का बीच चुनाव में कैंपेन के दौरान अपने आर्म चेयर पर बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं। तो मेरा यह कहना है कि इस वक्त एंटी डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के ये बड़े चेहरा बन गए हैं। दुर्भाग्य की बात है, लोकतंत्र मजबूत में कांग्रेस मजबूत हमको चाहिए, लेकिन ये तो नहीं दे पाएंगे।
इसीलिए इनका पब्लिक में कोई रेजोनेंस नहीं दिख रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कौन है? सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्म वाला राज्य। महाराष्ट्र कौन है? सामाजिक रूप से सबसे जागा हुआ राज्य। महाराष्ट्र कौन सा राज्य है जहां इतनी जातियां, धर्म, सबके बावजूद ये एक ऐसा मैंडेट ला करके आपको देते हैं? आपकी कौन सी थ्योरी सही निकली, आप ये बताइए ना। क्या फ्यूचर देखते हैं तीन पार्टियों का जो बुरी तरह से हार रही है? ये जो रिजल्ट है उसके बाद कभी भी पॉलिटिक्स में ये नहीं कहना चाहिए कि कौन सी पार्टी उठेगी या नहीं उठेगी, लेकिन पवार लेड जो पॉलिटिक्स चली थी इस महाराष्ट्र में, और पवार का मतलब होता है पूरे देश में एक खास तरह की पॉलिटिक्स, पवार लेड पॉलिटिक्स का ये आखिरी अध्याय है। ये दुख की बात है। पवार साहब की पॉलिटिक्स को जिंदा रहना चाहिए और सक्सेसफुल होना चाहिए, यह दुख की बात है। और उसको फ्लॉप किसने किया है? ये दो कमजोर खिलाड़ियों ने, जो लोग कॉरपोरेट दुश्मनियों के कारण और छोटे मोटे जिसको कहते हैं ना गुदगुदाने वाले अचीवमेंट के कारण एक ऐसी पॉलिटिक्स को परस्यू कर रहे थे जिसका जनता ने करारा जवाब दे दिया है। ये लोग ब्रीफ पर काम करने वाले लोग हैं, ये लोग ट्रोल करने वाले लोग हैं, इसीलिए इनकी इतनी धुनाई हुई है। एक तो इनका फ्यूचर बहुत खराब है। एक तो आपने मुद्दों की बात की, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे बात करें तो भी कांग्रेस कुछ अच्छा करती नहीं दिखाई दे रही थी। जिसको हम कैडर मोबिलाइजेशन कहते हैं, जिसको हम वोटर मोबिलाइजेशन कहते हैं, उसमें भी कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही थी। कहीं ना कहीं इसका भी खामियाजा कांग्रेस को इस इलेक्शन में भुगतना पड़ा। इसीलिए क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को यह एहसास दिला दिया है कि सोशल मीडिया पर ट्रोल करने से चुनाव प्रचार हो जाता है, तो पूरा कैडर घर पे बैठा रहता है, इनके नेता घर पे बैठे रहते हैं, इनके जो प्रभारी बन करके आते हैं चुनाव लड़ने के लिए वो ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं। ये लोग ग्राउंड पे हैं कहां? इनको मोबिलाइजेशन आता कहां है? इनका वोट है, उनको ये बूथ तक ला नहीं सकते। ये आप पिछले 10 साल की हिस्ट्री नहीं है, उससे ज्यादा की हिस्ट्री है। पब्लिक मूड थोड़ी ही कोई बीजेपी के पास 60% है, 40% ही है ना नेशनल लेवल पे, 60% दूसरे साइड में है ना। फिर ये अपोजिशन वोट मोबिलाइज क्यों नहीं कर पाता? इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये गेम खेलना आता ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जिस प्रकार का नेतृत्व है वो कहता है कि हम तो पावर लेने के लिए चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, तो घर बैठो यार, घर बैठा दिया पब्लिक ने। राहुल गांधी के नेतृत्व पे जो प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, लोकसभा के दौरान थोड़ा सा कम होता दिख रहा है, पर लोकसभा के बाद जो जो चुनाव हो रहे हैं उसमें वो प्रश्न चिन्ह और गहरा होता जा रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव में उसमें एक और मोहर लगा दी। बहुत अच्छा सवाल है। भारत की जनता अपनी पॉलिटिक्स को शेप करती है, उसमें एक बड़ा नेतृत्व होता है, वो उसको क्राफ्ट करके एक फ्रेमवर्क देता है कि मैं आपको विकास की राजनीति दूंगा, मैं आपको ऐसी राजनीति दूंगा, वैसी राजनीति दूंगा, जो भी है। इनके पास पब्लिक मूड को पढ़ने का कोई तरीका या पैमाना ही नहीं है। इसी कारण इनकी ये परिस्थिति हुई है कि लोकसभा में जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी, इसको इन्होंने गंवा दिया। हरियाणा में जीता हुआ राज्य था, तो अगर आप हरियाणा में नहीं जीत सकते, आप राजस्थान जैसे राज्य में, मध्य प्रदेश में जहां लगातार 3 बार बीजेपी लौट के आई है, वहां आप अपनी नई शुरुआत नहीं कर सकते, तो बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये क्या करेंगे मैं बताता हूं। मुझे नहीं मालूम कि इनको चिंतन मनन शिविर इस बार कहां लगाना चाहिए, बारामती में लगाना चाहिए या बैंकॉक में लगाना चाहिए। लेकिन ये सोचने की बात है कि आप अपने कैडर को ब्लेम करेंगे। आप जानते हैं क्या कहेंगे? अब नेतृत्व को इंसुलेट करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नहीं नेता ये कहेंगे कि जी लोकल नेतृत्व पर डिसीजन छोड़ा हुआ था। कोई लोकल नेतृत्व पर डिसीजन नहीं छोड़ते, सब जगह फ्लुक में बैठ के कहते हैं इसको लड़वा दो, इसको हटा दो, इसको सबक सिखा दूंगा। घर के अंदर ही अशोक गहलोत और पायलट की राजनीति को लोग ठिकाने लगाने में लगे रहते हैं। उस प्रकार का इनका काम है। इसीलिए ये पॉलिटिक्स जो बॉटम ऑफ पिरामिड सिटीजन के खड़े होकर के डेमोक्रेटिक अपरेटस को अपने हाथ में लेने की राजनीति है, वो राजनीति इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये एलीट पॉलिटिक्स है, ये फैमिली डायनेस्टी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है। उसके आगे इनका कोई बहुत ज्यादा एम्बिशन है भी नहीं लाइफ में। ये प्रॉब्लम है। अगर जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए, आप किस तरह से देखते हैं? लोगों को क्या चाहिए? मतलब इस मैंडेट का क्या अर्थ निकाले हम? इस मैंडेट का जो सबसे बड़ा अर्थ है वो ये है कि भारत की पब्लिक ने ही, जो आपने सवाल पूछा उसका एक सप्लीमेंट्री आंसर ये है कि भारत ने ही लोकसभा के चुनाव में भारत की पब्लिक ने ही एक कोर्स करेक्शन किया। तो ये उसके विल का कोर्स करेक्शन था कि आप गवर्न करिए एनडीए, मोदी जी की ही सरकार हमको चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस आप पर लगा रहे हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी को अगर अपोजिशन भुना नहीं पा रहा है तो ये भारत के लिए, लोकतंत्र के लिए दरअसल ऑन अ सीरियस नोट चिंता की बात है। लेकिन ये पॉलिटिक्स में अपोजिशन आएगा कहां से? ये जो अपोजिशन लाना है, क्या ये काम
कांग्रेस पार्टी कर पा रही है? अभी तक का रिकॉर्ड बताता है कि नहीं कर पा रही है। क्या उनके कुछ रीजनल छत्रप कर पा रहे हैं? उदाहरण कर्नाटक, हाँ शायद कर पा रहे हैं। तेलंगाना शायद थोड़ा बहुत वहां कुछ हो पा रहा है, लेकिन ये इसलिए हो पा रहा है कि वहां की लोकल पॉलिटिक्स को आपने थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है। रीजनल पार्टियां बनी रहेंगी, वो कहीं नहीं जा रही हैं। डेमोक्रेसी का बैलेंस बना रहेगा, कहीं नहीं जा रही है। लेकिन अगर इस डेमोक्रेसी को कोई पहला थ्रेट है, जो अपोजिशन का काम बचाने का होता है, वो पहला थ्रेट राहुल गांधी लेड कांग्रेस पार्टी से है। ये बहुत बड़ी बात कह दी है सर आपने कि लोकशाही है वो वैसे ही रहेगी, डेमोक्रेसी है वो वैसे ही रहेगी, बैलेंस भी बना रहेगा, बट वो बैलेंस बनाने की जिम्मेदारी जितनी सत्तारूढ़ पार्टी की होती है उतनी ही वो अपोजिशन की भी होती है। Absolutely. तो जितना हमें सत्तारूढ़ पक्ष मजबूत चाहिए उतना ही मजबूत चाहिए अपोजिशन, अगर डेमोक्रेसी हमें जैसे है जिस स्पिरिट में चाहिए वो अगर इस देश में रखनी है तो। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे बातचीत के लिए। थैंक यू। या विशेष चर्चेमध्ये आत्ता वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची। यानंतर महाराष्ट्रभरातल्या विविध मतदारसंघांमधल्या सगळ्या अपडेट्स घेऊन आपल्यासोबत येतोय, पाहत रहा NDTV मराठी।